दोस्तों नमस्कार। आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। करीब 72,000 करोड़ रुपए का 2023 में था। अभी उसकी कीमत बढ़कर 81,000 करोड़ हो गया है। इसको लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राज्यसभा में एक सवाल उठाया था और उसके बाद फिर उन्होंने 20 अगस्त को एक चिट्ठी लिखी थी पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को। और उन्होंने कहा था कि अंडमान निकोबार में अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा जिसकी जो भौगोलिक परिस्थितियाँ वहाँ ठीक नहीं हैं, और यदि ये प्रोजेक्ट बना गया तो वहाँ की जो इकोलॉजी है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो उसके बाद से सरकार ने उस पर कोई ढंग से प्रतिक्रिया तो व्यक्त नहीं की थी, लेकिन अब जाकर सरकार ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा है कि पर्यावरण पर असर नहीं पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं जो जयराम रमेश ने लिखा था और जो बहुत सारी इसमें स्टडी हुई है कि ये जो परियोजना है वो करीबन 13,000 हेक्टेयर वन भूमि इसमें डाइवर्ट करनी पड़ेगी। और ये जो टोटल उस द्वीप की जो भूमि है उसका 15% होगा। और यह केवल हमारे देश के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए भी जो पारिस्थिति है उसके लिए नुकसान होगा, क्योंकि जब भी पर्यावरण को नुकसान होता है तो वो क्षेत्र नहीं होता है बल्कि उसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ता है। इसमें सरकार ने कहा है कि जो यहाँ जंगल काटे जाएंगे, क्योंकि ये जो अंडमान निकोबार है वो उसमें 82% फॉरेस्ट है। तो सरकार का तर्क है कि जो हमारा एवरेज है, यानी एवरेज तो 33% है कि देश में 33% एवरेज जंगल होनी चाहिए, तो ये 33 से तो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको काट देंगे। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि इसको हम जो यहाँ से जंगल काटेंगे उस जंगल की भरपाई यानी कंपनसेटरी फॉरेस्ट अरावली में, हरियाणा में और राजस्थान में लगाएंगे, और उस जगह में जहाँ डिग्रेडेड लैंड है। तो अब सोचिए कि अंडमान निकोबार की जो स्पेसी है, जो वहाँ की प्रजातियाँ हैं, जो वहाँ इकोलॉजी को नुकसान होगा, जो वहाँ के पत्थर हैं, जो वहाँ के टापू हैं वो ख़त्म होंगे। क्या उसकी भरपाई हरियाणा में हो सकती है? तर्क है। अब उसमें जो ऐसी ऐसी प्रजातियां जैसे कछुए हैं, मैनग्रो है, प्रवाल हैं, वो जो टूटेंगे, वो जो बिखरेंगे, वो जो नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा एक बंदरगाह बनेगा और बंदरगाह के साथ एक एयरपोर्ट भी बनेगा, यानी दोनों चीज़ें होंगी। एक जहाज़ के लिए भी बनेगा और एक एयरपोर्ट भी बनेगा, और एयरपोर्ट भी इतना बड़ा बनेगा कि जिसमें करीबन 4,000 लोग आ सकते हैं। अब पता नहीं इतनी दूर 4,000 लोग प्रतिदिन कहाँ जाएंगे। तो अब उसमें जो सबसे उसकी जो खास बात है, जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि अंडमान निकोबार में जो हमारे आदिवासी हैं, जो जनजातियां हैं, वो ओरिजिनल जिसको हम हिंदुस्तानी कहते हैं, जो ओरिजिनली भारतीय थे, द्रविड़ थे, वो वहाँ अभी भी हैं और वो बिल्कुल उसी स्थिति में है, उसी जनजातीय स्थिति में है। तो उनको छेड़ना, उनके हैबिटेट को नुकसान पहुंचाना, ये मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक होगा। इसमें सरकार का भी कानून है इसमें, और सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें एक डायरेक्शन है कि उनको छेड़ना नहीं है। तो इसमें एक सोम्पेन एक जाति है जो उसी इलाके में रहती है जहाँ ये एयरपोर्ट और बंदरगाह बनेगा। और ये उनकी जो संख्या है वो लगभग 1700 के आसपास है। बाकी तो और भी जातियाँ हैं वहाँ जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है, किसी की 700, किसी की 800। तो उसमें इसके जो जो दुष्परिणाम होंगे वो बड़े खतरनाक है, क्योंकि 2004 में जब सुनामी आया था तो भी इस एरिया में करीबन 15 मीटर ये वो टापू नीचे चला गया था, यानी धंस गया था। और अब इस परियोजना के परिणाम स्वरूप शोम्पेन जो ट्राइबल हैं उनका नरसंहार हो सकता है। ये स्वदेशी समुदाय है, इंडिजिनियस जिसे हम कहते हैं,
और ये विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह में आता है। और इस पर एक सोशल इम्पैक्ट भी लोगों ने किया था, इसका ऑडिट किया था, उसकी रिपोर्ट भी सरकार को दी थी। जयराम रमेश ने कहा कि परियोजना वन अधिकार अधिनियम 2006 की भावनाओं का भी उल्लंघन है और शोम्पेन जो आदिवासी रिजर्व है उसकी रक्षा, संरक्षण, विनियमन, प्रबंधन के लिए एक कानून बनाया हुआ है और उस कानून का ये उल्लंघन होगा। और जिस तट रेखा यानी जो कोस्टल लाइन है बंदरगाह परियोजना बनने का प्रस्ताव है वो भूकंप प्रवण क्षेत्र है, यानी ये अर्थक्वेक प्रोन जोन है। 2004 की सुनामी में 15 फीट की यहाँ एक गिरावट आई थी। तो इतनी बड़ी परियोजना क्यों बनाई जा रही है, इसको लेकर बहुत बवाल मचा। और ये भी कहा जा रहा है कि उस वक्त के जब ये परियोजना पास हुई थी तो उस वक्त के जो एसटी कमीशन के चेयरमैन थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने इस परियोजना को स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो उसके बाद फिर जयराम जो हमारे भूपेंद्र यादव हैं उन्होंने आज चिट्ठी लिखी और जयराम रमेश का जवाब दिया और उन्होंने एक विस्तार से जवाब दिया, पॉइंट टू पॉइंट। और उन्होंने कहा कि इसका एक तो इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसकी स्टडी की गई है, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान की स्टडी की गई है, एक बहुत बड़ा प्लान बनाया गया है और उसमें 42 स्पेसिफिक कंडीशन इस पर लगाए गए हैं कि जब प्रोजेक्ट बनेगा तो उसमें क्या क्या कंडीशन है। तो आपको पता ही है कि जब कोई प्रोजेक्ट बनता है, उसको प्रोजेक्ट पास करना होता है तो उसमें आंखों में धूल झोंकने के लिए कंडीशन लगाई जाती है कि ये मत करना, वो मत करना, ये मत करना, वो मत, ताकि लोग भ्रम में रहे कि हाँ ऐसे बहुत सारे कंडीशन लगाए गए हैं। और उनकी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें जो आ रहा है कि जो फॉरेस्ट क्लियरेंस इनको दी गई है 3 अप्रैल 2023 को, और वो एनजीटी को भी इन्होंने दिया था तो एनजीटी ने भी उसको एक्सेप्ट किया है। और इसमें इनका जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, कुछ बातें ये कहते हैं कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है उसके हिसाब से 2/3 ऑफ द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर डिस्पाइट डाइवर्जन ऑफ प्रपोज्ड फॉरेस्ट लैंड। जो ग्रेटर निकोबार का आइलैंड है वो 82% वहाँ जंगल है, तो उसमें से अगर डाइवर्ट किया जाए उसके बावजूद भी 2/3 वहाँ फॉरेस्ट बचेगा। और ये भी उनका कहना है कि यहाँ जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क्स हैं, इको सेंसिटिव जोन है, बायोस्फीयर रिजर्व है, उन सब के लिए उन सब का यहाँ उनके लिए जगह है, मतलब उतना जंगल है, इनका कहना है। दूसरा उनको ये कहना है कि अगले ये जो प्रोजेक्ट है वो 30 सालों का प्रोजेक्ट है, यानी फेज़ मैनर में 3 फेज़ में होगा। और इसके कारण जो जंगलों को नुकसान होगा उसकी भरपाई कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन ये हरियाणा में अरावली क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में और आसपास की जो एनसीआर रीजन है जहाँ डिग्रेडेड फॉरेस्ट है वहाँ ये लगाया जाएगा। लगभग ये कह रहे हैं कि 24,353 हेक्टेयर ज़मीन को आइडेंटिफाई किया है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने इनको दी है कि यहाँ आप जंगल लगा सकते हो। तो जो CRZ है, कोस्टल रेगुलेटरी जोन, जो बहुत ही सेंसिटिव होती है, वहाँ कुछ भी एक्टिविटीज़ यानी कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं दी जाती है, तो वहाँ ये परमिशन दी जा रही है। और ये जो प्रोजेक्ट है उसको INIIDCO इसको करेगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे कोई और लोग हैं, यानी नाम तो सरकार का होगा लेकिन एक्चुअल इसके पीछे जो ताकत है, जो इस देश के अन्य एयरपोर्ट और पोर्टों को अपने अंडर में ले रहे हैं, शायद उनका ही दबाव होगा। तो खैर इसमें और भी चीज़ें आती रहेंगी क्योंकि इसमें प्रॉब्लम तो है और इतनी दूर डेवलपमेंट, हालांकि उसमें सरकार ने ये कहा कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से चीन दक्षिण चीन सागर और उसके आसपास बंगाल की खाड़ी में
म्यांमार की तरफ से जो कब्जा कर रहा है, या नीचे श्रीलंका की तरफ से, तो वहाँ इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ भारत भी अपना एक कोई एक एयरपोर्ट, एक बेस बनाए बेसिकली। वो जो सिविलियन के लिए भी होगा, लेकिन इसका डिफेंस ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेगा। तो अब इसमें जो नीति आयोग ने ये प्रोजेक्ट जब बनाया था 2022 में, और तब से लेके अब तक उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या उसमें इम्पैक्ट होगा, उस इम्पैक्ट की भरपाई कैसे, बहुत सारे सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं अभी। और उन सवालों का जवाब कैसे मिलेगा, ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लोग शायद इसका, गवर्नमेंट जो इसका क्लैरिफिकेशन देगी, या अभी इसको लोग कोर्ट में भी जाएंगे मुझे लगता है, और उसके बाद फिर इसमें देखेंगे कि क्या क्या इसमें होगा। तो जयराम रमेश ने ये भी कहा कि इसमें पार्लियामेंट की जो जेपीसी होती है उसको दे देना चाहिए इसके स्टडी करने के लिए। तो उसमें अब उसमें कितना सरकार उसमें सोचती है, कितना उसमें, वो मुझे लगता है कि सरकार ने अगर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया तो अब क्या सोचेगी। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जहाँ कथनी और करने में बहुत अंतर है, कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है। इसमें देखते हैं कि क्या इसमें इसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो ये इसमें ये यहाँ पर बनेगा कि इसी क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा, और ये पट्टी बनेगी, इसके साथ जो बहुत बड़ा एक बंदरगाह बनेगा। और यहाँ ये एरिया है जहाँ नया क्षेत्र बनना है। तो ये जो नॉन रिजर्व एरिया है, इस ये एरिया है, बाकी तो सब ग्रेटर वो जो नेशनल पार्क है, कैंपबेल बे नेशनल पार्क है, रिजर्व है यहाँ पर, बाकी सब रिजर्व एरिया है। ये एरिया है जहाँ छूटा हुआ जो जो नॉन रिजर्व है, यानी 82% तो यहाँ रिजर्व सारा वो है, फॉरेस्ट है। तो जो एरिया बचा हुआ है इसमें ही इनको, जो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है या गैलेटिया बे है, तो यहाँ जो है ग्रेटर निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये पूरा जो है एक ग्रेटर निकोबार बायोस्फीयर है, जिसमें एक तो नेशनल पार्क है, एक रिजर्व बफर जोन है, एक इसमें कैंपबेल बे नेशनल पार्क है। तो ये तो इसमें ये चिट्ठी है जो भूपेंद्र यादव ने लिखी है। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि एक इसमें बिजली घर भी बनाया जाएगा जो 7 मेगावाट का होगा, और एक बिजली घर होगा। और ये भी इसमें कहा जा रहा है कि चूँकि ये इको सेंसिटिव जोन है, और अर्थक्वेक के लिए भी अर्थक्वेक प्रोन जोन है, तो उन्होंने ये कहा है कि जो सिस्मोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि 420 से 750 साल में एक मेगा बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है। तो यहाँ आ चुका है, यानी 2004 में आ चुका है, और अगले 5 से 10 साल में आने की उम्मीद नहीं है। हालांकि आज तक किसी ने भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि अगर रिक्टर स्केल पर यहाँ 6.727 अगर आता है अगले 50 साल में, और या उसके बाद 9.2 आता है, तो भी ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो उस हिसाब से बनाया जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है, बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा होनी है। तो इसमें और क्या चर्चा होगी, इस पर आगे हम बात करेंगे। मित्रों, अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।